राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय एम.एस. यादव। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, करंट डिवीज़न रूल एंड वोल्टेज डिवीज़न रूल। इसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि करंट जो बटेगी वो कहाँ बटेगी। तो करंट हमेशा पैरेलल सर्किट में बढ़ती है, क्योंकि सीरीज में करंट का मान सभी जगह क्या रहता है, समान। तो अगर कोई पैरेलल सर्किट है, जैसे मान लिया जाए ये कोई सर्किट है, ये इसमें एक रेजिस्टेंस है R1, इसमें R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक करंट है I, तो इसमें एक करंट बहेगी जिसे I1 कहेंगे और इसमें एक करंट बहेगी जिसे I2 कहेंगे। अब कई बार एक आसान तरीका क्या होता है, यहाँ पर एक वोल्टेज दे देता है। क्या दे देता है, कहता है ये V है और ये I है और इनके R की कोई वैल्यू दे रहा है, तो इसमें करंट कितनी होगी ये इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो KCL जो करंट लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है, उसके आधार पे करंट डिवीजन निकालते हैं। तो इसमें सिंपल हमने पढ़ा है I बराबर, जो ये I होती है I1 प्लस I2, ये चीज़ हमने पढ़ी है। इसमें एक और फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर IR। तो आज हम देखेंगे कि अगर वोल्टेज नहीं दिया गया है, करंट दी जाए, तो किसमें कितनी करंट बटेगी ये कैसे ज्ञात करेंगे। बात हमारी समझ रहे हैं, किसमें कितनी करंट बट जाएगी, सर्किट में कितनी करंट होगी, सर्किट में कितनी करंट होगी, बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे इसमें डाउट खत्म हो जाएंगे। और एक छोटी सी बात और बता दें, ये हमारे दो सर्किट 2 पॉइंट वाले हैं, लेकिन हम मल्टी रेजिस्टेंस में देखेंगे कि बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हों तब करंट का वितरण कैसे होता है। तो ये करंट डिवीजन रूल, इसके बाद हम वोल्टेज डिवीजन रूल की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है हमारे करंट डिवीजन रूल में, जो करंट होती है बाई KCL किरचॉफ करंट लॉ के आधार पे होती है, जो I होती है I1 प्लस I2 का योग होती है IV बराबर IR, भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब यहाँ सिंपल एक बात है कि जो हमारे पास ये I1 है ये कितनी होगी, अगर क्वेश्चन कहे कि I1 को कैसे ज्ञात करेंगे, तो I1 को और वोल्टेज पता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, I1 बराबर V अपान R1। अगर वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो I1 ज्ञात करने के लिए I1 बराबर V अपान R1। उसी तरीके से I2 ज्ञात करने के लिए I2 बराबर V अपान R1। ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं जब हमें वोल्टेज ज्ञात होता है। लेकिन यदि हमें वोल्टेज नहीं पता है कि इन पे वोल्टेज कितना है, यानी V का मान हमारे पास अवेलेबल है नहीं, लेकिन कह रहा है करंट है, जो टोटल करंट है वो दी जा रही है, तो हमें R1 R2 में कितनी करंट बटेगी, इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। अब हम ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से सीधे ही बांट सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, पहले हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें, फिर इस I के साथ V ज्ञात करें, इस V के साथ फिर I ज्ञात करें। ध्यान से समझेंगे, जैसे हमने कहा कि I पता है, टोटल करंट पता है, तो हमने फार्मूला पढ़ा ये वाला। यहाँ पर हमें I पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो हम वोल्टेज ज्ञात, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना पड़ेगा, फिर वोल्टेज ज्ञात करेंगे। जब वोल्टेज ज्ञात हो जाएगा तो इस तरह से I1 I2 ज्ञात करेंगे। तो ये तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है, इसको आसान करने के लिए अगर I पता है तो किस ब्रांच में कितनी करंट डिवाइड होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। सपोज दैट दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, एक ही वैल्यू, मान लिया जाए 4 ओम 4 ओम, तो दोनों में करंट का वितरण समान हो जाए। मान लिया जाए 10 ओम 10 ओम, दोनों में करंट का वितरण समान, लेकिन एक 10 और एक 20 है, तो करंट का वितरण क्या हो जाएगा, असमान होता है। तो किस में कितनी, किस ब्रांच में कितनी करंट होती है, इसे ज्ञात करेंगे कैसे, तो देखेंगे बहुत आसान तरीका होता है। हम अगर I1 ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं I1, तो I इंटू, ध्यान देंगे सबसे पहले हमने कहा हमें ज्ञात क्या करना है I1, तो I1 बराबर I ये कुल करंट, I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। ध्यान से समझेंगे, जिस ब्रांच की हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। अपोजिट ब्रांच कौन सी है, हमें करंट निकालनी ये, इसका अपोजिट ब्रांच क्या है R2, तो हम यहाँ पे कह लेंगे R2 अपान R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। तो देख लिया I1 बराबर, तो समझ में आया। I1 हमें निकालने के लिए क्या किया, I करंट है,
R2 अपोजिट ब्रांच का, जिस ब्रांच की करंट निकालनी है उससे अपोजिट ब्रांच को ऊपर ले लिया और दोनों का योग ले लिया। अब अगर हमें I2 निकालनी है, ध्यान देंगे I2 करंट निकालनी है I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू, इधर लिख देते हैं यहाँ पे I2 बराबर अपोजिट ब्रांच का, इस ब्रांच की करंट कितनी है तो निकालने के लिए क्या करेंगे, I इंटू अपोजिट ब्रांच क्या है R1, R1 अपान R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई। हमें टोटल करंट में गुणा किस रेजिस्टेंस का करना है, अपोजिट ब्रांच का। अगर I2 निकालना है तो R1, और अगर I1 निकालना है तो R2। देखेंगे I1 निकाल रहे हैं तो R2 का गुणा किया I में, R1 प्लस R2 का भाग दे दिया। I2 निकालना है तो R1 का गुणा R1 प्लस R2 का भाग दे दिया। तो ये ध्यान रखेंगे, इस ब्रांच की करंट के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस, इस ब्रांच की करंट के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस। तो इस तरह से जब करंट दी जाती है तो सीधे ही हम उसको ज्ञात कर लेते हैं ब्रांच में करंट कैसे डिवाइड हो रही है, इसमें कितनी इसमें कितनी। तो इसे कहते हैं करंट डिवीजन रूल, धारा विभाजन नियम। करंट डिवीजन रूल, धारा विभाजन नियम, यानी किस ब्रांच में कितनी करंट आएगी। और करंट विभाजन कहाँ लगता है, करंट किरचॉफ लॉ से लिया गया है। बाई करंट किरचॉफ लॉ यानी विद्युत धारा, जो हमारे किरचॉफ का नियम है, प्रथम नियम है, उससे है। अब दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू मान लें तो आंसर कैसे निकलेगा। जैसे हमने कह दिया यहाँ पे जो करंट है वो 4 एम्पियर है, ये जो हमारी आई है ये 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर। तो I1 I2 में कितनी करंट होगी, जबकि इसका रेजिस्टेंस का मान है हमारा 10 ओम और इस रेजिस्टेंस का मान लिया जाए 20 ओम। बात समझ में आ गई। इस रेजिस्टेंस का मान 10 ओम है, इस रेजिस्टेंस का मान 20 ओम है, और ये 4 एम्पियर करंट है। तो I1 में कितनी करंट होगी, I2 में कितनी करंट होगी, इसको ज्ञात करेंगे। तो हम पहले I1 ज्ञात करेंगे इसमें। तो I1 में कितनी करंट हो जाएगी, इसी फार्मूले से I का मान कितना है हमारे पास 4, इस I का मान कितना है 4 इंटू R2, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R2 कितना है 20। क्लियर हो रहा है, R2 कितना है 20, यानी अपोजिट, इसकी करंट निकाल रहे थे तो ये वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस अपान R1, R1 हमारे पास कितना है 10 प्लस 20। तो ये हो जाएगा I1 बराबर 80 अपान 30, 8/3 एम्पियर, 8/3 एम्पियर। इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो कैसे आ जाएगी, पॉइंट में कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे I1 निकाला है 8/3, अगर हम पॉइंट में निकालना चाहें तो 3 का 8 में भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब अगर हमें यहाँ पर I2 ज्ञात करनी है कि I2 कितनी होगी, इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, तो I2 के लिए I2 बराबर I कितनी है हमारे पास 4, R1 रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम और ये कितना है 10 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 40/30, तो 4/3 एम्पियर। ये करंट आ गई हमारी I2 की। इसमें भी अगर हमें पॉइंट में निकालना है तो 3 का 4 में भाग दे दें तो आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे ये प्रोसेस बहुत इजी रहा। क्या, I1 बराबर I इंटू अपोजिट ब्रांच अपान दोनों ब्रांच का योग, I2 बराबर I इंटू अपोजिट ब्रांच अपान दोनों ब्रांच का योग। तो इस तरह से हम इसे आसानी से करंट डिवीजन रूल लगा के किस ब्रांच में कितनी करंट बट रही है आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल। देखेंगे अब हम लोग देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल कि वोल्टेज, जिस तरह अभी हम लोगों ने पढ़ा करंट डिवीजन रूल, उसी तरह से हम वोल्टेज डिवीजन रूल। तो ये कहाँ होता है, ये होता है बाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के आधार पर। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहाँ लगता है, सीरीज सर्किट में। जैसे हम कहें एक ही रेजिस्टेंस है R1, एक ही रेजिस्टेंस है R2, तो यहाँ पर एक वोल्टेज का वितरण V1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा V2, और ये हमारे पास हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज V, और यहाँ पे करंट है I। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 होता है, जो V होता है
यानी ये V बराबर होता है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर बात है कि हमारे पास कोई V दिया गया है, इसमें वोल्टेज कितना होगा, इसमें वोल्टेज का वितरण, इसमें वोल्टेज कितना होगा, इसमें हमने कि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो दोनों वितरण वोल्टेज आधा आधा हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होता है तो अलग अलग वोल्टेज का वितरण होता है। तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है उसके पास वोल्टेज ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो वोल्टेज होता है ये V1 होता है V1 बराबर I इंटू R1। करंट दोनों के लिए सेम रहती है, सीरीज सर्किट में करंट का वितरण नहीं होता है, करंट ए रहती है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज का वितरण होता है। इससे पहले वाले में हमने पैरेलल सर्किट देखा था जहां करंट का वितरण हो रहा था, वोल्टेज सेम था। तो यहाँ पर V1 बराबर I इंटू R1 हो जाएगा और V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2। तो अगर हमारे पास इसका करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो V1 ज्ञात हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R1 से। अगर हम कहें R2 पता है, I पता है, तो V2 बराबर I इंटू R2 से इसका वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हम कहें कि हमारे पास ये जो करंट है ये नहीं पता है, हमें करंट कितनी है, ये करंट हमें ज्ञात नहीं है, तो दूसरा तरीका हमें वोल्टेज ज्ञात है। क्या है? वोल्टेज ज्ञात है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज से क्या करें, इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, फिर टोटल के साथ V बराबर I इंटू R करेंगे। ये कुल प्रतिरोध, कुल वोल्टेज, इसे हम VT RT भी कह सकते हैं। टोटल वोल्टेज, टोटल करंट के साथ हम क्या ज्ञात करेंगे कि हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे I, तो I बराबर हो जाएगा VT अपान RT। तो एक तो तरीका हमें पहले इस I को ज्ञात करने के लिए इस वोल्टेज और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को ज्ञात किया, RT को, RT बराबर R1 प्लस R2 लगा के RT ज्ञात किया, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात किया, इससे इस टोटल रेजिस्टेंस के साथ करंट ज्ञात की टोटल वोल्टेज के साथ। जब करंट पता चल जाएगी तो फिर फार्मूला V1 बराबर I इंटू R1 लगाएंगे, इसके लिए V2 बराबर I इंटू R2। तो तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि पहले इससे ये ज्ञात करें फिर ये ज्ञात करें। तो यहाँ पर सीधे कहता है कि वोल्टेज पता है, इसको वोल्टेज कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। इसके लिए सिंपल आसान सा फार्मूला है, वो देखेंगे। एक फार्मूला हमारे पास है इस V1 के लिए कि ये V1 कितना होगा, तो V1 बराबर हो जाएगा V, ये वाला V1 बराबर V इंटू, जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था ये करंट डिवीजन रूल, एक बात देख लें, यहाँ पढ़ा था हमने I1 बराबर I इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 अपान R1 प्लस R2, और I2 बराबर पड़ा था I इंटू R1 अपान R1 प्लस R2। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, V इंटू सेम, जहाँ का वोल्टेज निकालना है उसी का रेजिस्टेंस। अगर V1 ज्ञात करना है तो R1 अपान R1 प्लस R2। बात समझ में आ गई। अगर हमें V1 ज्ञात करना था तो वही रेजिस्टेंस लेंगे, करंट डिवीजन में अपोजिट ब्रांच लेते हैं और इसमें सेम लेते हैं। अगर हमें V2 ज्ञात करना है, तो V2 बराबर V सप्लाई वोल्टेज इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। तो देख लिया यहाँ पे कि अगर हमें टोटल वोल्टेज दे रहा है, इसका रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका रेजिस्टेंस दे रहा है, तो किस ब्रांच में वोल्टेज कितना होगा उसको बाई KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के आधार पे इसे हम कहते हैं कि जो वोल्टेज डिवीजन है, वोल्टेज का वितरण है, किसको कितना मिलेगा। V1 बराबर V इंटू R1 अपान R1 प्लस R2, V2 बराबर V इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि ये हमें नहीं पता है तो क्या हम वोल्टेज ज्ञात नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। हमने कहा कि हम टोटल रेजिस्टेंस को ज्ञात कर लें इस तरह से। जब हमें टोटल प्रतिरोध पता चल जाएगा, V पता है तो I ज्ञात कर लेंगे इस फार्मूले से। जैसे ही I पता चलेगी तो V1 के लिए I इंटू R1 कर दें, V2 के लिए I इंटू R2 कर दें। तो अगर हमें इससे निकालना है तो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन हम अगर ये दो फार्मूले नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे एक फार्मूले से भी आंसर आ जाता है। तो देखेंगे कैसे। हम दोनों विधियों से एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारे पास जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मान लिया हमने 20 वोल्ट है,
कितना मान लिया कि 20 वोल्ट का वोल्टेज है और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है और इसमें रेजिस्टेंस 5 ओम का है। या कुछ और मान लें, इसको कह दिया जाए इसमें जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज को थोड़ा सा चेंज कर दें। वोल्टेज हमने कह दिया कि 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट का वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है 20 ओम और इसको मान लिया 10 ओम। इसमें 20 ओम का है, इसमें 10 ओम का है। कुछ और भी मान सकते हैं, कुछ वोल्टेज भी, कोई डिफरेंट वोल्टेज मान सकते हैं, कुछ डिफरेंस करंट मान सकते हैं। जैसे हम इस तरह ना करना चाहें तो कुछ और मान लिया जाए। किसी ने कह दिया कि 60 वोल्ट है, किसी ने 40 वोल्ट मान लिया, किसी ने 50 वोल्ट मान लिया, किसी ने 220 वोल्ट मान लिया। जो वैल्यू हम चाहें वो वैल्यू मान सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि हम यही वैल्यू लेंगे तो आंसर आएगा, दूसरी वैल्यू में नहीं आएगा। तो जो आप वैल्यू चाहें वो वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया 50 वोल्ट है, 60 वोल्ट ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। कोई भी वैल्यू जो आप सोच सकते हो वो सारी ले सकते हो। वो सेम रेजिस्टेंस में भी वही ले सकते हैं, जो आप सोचेंगे वो रेजिस्टेंस मान लें। तो हमने मान लिया एक 20 ओम का, एक 10 ओम। बोले ये 20 को, ये वाला 20 का हो सकता है, ये 10 का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप इसे 10 मान लें, इसे 20 मान लें। तो कुल मिला के एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर लें कोई भी, और दोनों तरीके से देखेंगे करके कि आंसर हमारा इसका V1 कितना आता है, V2 कितना आता है। तो पहला तरीका हमारा ये वाला है कि हम वोल्टेज डिवीजन रूल से इसे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो V1 ज्ञात करेंगे इसी वोल्टेज रूल से। तो V हमारे पास, V की वैल्यू है 50, R1 हमारे पास है 20 अपान, फिर कह रहा है R1 प्लस R2 20 प्लस 10। ठीक है, ध्यान देंगे V का मान हमने क्या लिया, 50 ले लिया। R1 की जगह हमारे 20 ले लिया, R1 फिर हमने 20 ले लिया, R2 हमने 10 ले लिया। तो इस तरह से इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा आया 1000 अपान 30। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 100/3 आया, यानी इसका भाग दे देंगे तो 33.33 वोल्ट आएगा। ये V1 आ जाएगा। V1 कितना आया, V1 हमारे पास आ चुका है 33.33 वोल्ट। 33.33 वोल्ट अगर 100 में 3 का भाग करेंगे तो 33.33 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे V2 में हमारे पास कितना होगा, V2 में कितना होगा, तो V2 के लिए फार्मूला नोट है। V2 के लिए V का मान रखेंगे 50 इंटू, अब इसी का रेजिस्टेंस सेम का 10 अपान 20 प्लस 10। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 अपान हो जाएगा 30। अब इसका भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 50 में इसका भाग करेंगे 3 का, तो देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ये 500 हो गया, ये 30 आ गया। अब हम 0 से 0 काट दे तो 50/30, तो 3 का 50 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66 वोल्ट। यानी V2 जो हमारा आया है वो 16.66 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से V1 V2 के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इस विधि का अपनाते तो कैसे करते, यहाँ पर R1 प्लस R2 करते तो ये R1 प्लस R2 कितना हो जाता, 20 और 30 कितना हो जाते, ये 20 और 10 कितना हो जाते, ये RT हो जाता 30। अब 30 पता चल गया, I हम निकालेंगे तो I के लिए क्या करेंगे, I बराबर VT कितना है 50 और RT कितना है 30। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1, 0 से 0 काट गया, 5 में 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.66। ये हमारे पास करंट आ गई, यहाँ पे जो करंट आ गई हमारे पास 1.66 आ गई एम्पियर। अब अगर हम कहें कि ये हमारे पास करंट आ गई है और ये रेजिस्टेंस है तो ये फार्मूला लगा दें I बराबर R। तो यहाँ से अगर हम इस फार्मूले को इस करंट के साथ 20 का गुणा कर देंगे तो इसका 20 का गुणा कर देना तो कितना आ जाएगा, 20 का गुणा कर देंगे 16.66 कर देंगे। 2 अंक तक ले लो क्योंकि 2 अंक तक ले रहे हैं
तो यहाँ 20 के जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 पर, ये 33 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर R1 का जब हम V1 निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो 20 का जब 1.66 में गुणा करेंगे तो 33.33 आ जाएगा, और जब हम 10 का गुणा करेंगे इस पर तो 16.66 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम ये विधि अपना सकते हैं, R1 R2 निकाल के I निकाल लें, I निकालने के बाद में फिर हम इस फार्मूले को लगाएं। और एक ये होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, सीधे ही वोल्टेज को ज्ञात किया जा सकता है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए ये दो फार्मूले हमें याद रखने हैं, ये V1 बराबर V इंटू I1 R1 अपान R1 प्लस R2, V2 बराबर V इंटू R2 अपान, इसमें जिस जगह का वोल्टेज निकालना होता है उसी जगह का रजिस्टेंस लेते हैं, जबकि करंट डिवीजन रूल में अपोजिट ब्रांच का रजिस्टेंस लेते हैं। ये दोनों बातें हम याद रखेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी। अब यहाँ पर इसी ब्रांच को हमने करके निकाला है, इन दोनों का गुणा किया, एक वैल्यू आ गई जिससे एक वोल्टेज आ गया 33.33। सेम हम V2 निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और यहाँ से V2 निकाल लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो होता है वो होगा हमारा, इससे भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हो सकता है वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल आपने पढ़े हों। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है मल्टी करंट डिवीजन, यानी बहुत सारी ब्रांचों में करंट का बांटने कैसे हैं और कई सारे वोल्टेज हो, जैसे यहाँ पर 2 जगह वोल्टेज बढ़ रहा हो, कई जगह वोल्टेज बढ़ रहा हो, तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं। इसे कहते हैं मल्टी करंट डिवीजन रूल और मल्टी वोल्टेज डिवीजन रूल। 1 से 2 से अधिक जगह जब हम बांटते हैं तो उसके लिए क्या अपनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या फार्मूला होता है, तो उसे भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।